वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए मैं फिर से प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आ चुका हूं, जहां पर हम लोग फिर से क्वेश्चंस को यहां पर टैकल करेंगे जी। और यहां पर जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ये आपका CHSL है और ये वही क्वेश्चंस है जो आपके लेटेस्ट यानी कि जस्ट कुछ ही साल पहले यानी कि लास्ट 1 साल पहले पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम्स में आया है आपको चैलेंज करने के लिए। वो क्वेश्चंस कितना आसान हो सकते हैं, आइए देखिएगा। मेरे अप्रोच के साथ आप जुड़िए, आपकी सारी क्वेश्चंस इजी हम बनाएंगे इंग्लिश में। सीजीएल के ऑलरेडी क्वेश्चंस जा चुके हैं। कुछ बच्चों का डिमांड्स आ रहा था कि आप सीएचएसएल के भी क्वेश्चन लाइए, तो चलिए भाई मैं सीएचएसएल का भी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो आइए पहले थंबनेल देखिए, उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चंस पे। पहले थंबनेल देखिए जी। प्रैक्टिस सेट 3 आप देख रहे हैं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडीएनएस, स्टेनो, ये सब के सवाल मिलेंगे। सीजीएल के दे चुके हैं और भी आगे मिलता रहेगा। बच्चों का डिमांड था सीएचएसएल को लेकर, तो मैं सीएचएसएल का क्वेश्चन लेकर आया हूं और वो सब भी लेटेस्ट है, लास्ट 1 साल पहले का है जी। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट फर्दर एनी ado, let's get started with the first question, and that is related to CHSL question. चलिए ये CHSL क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला देखिएगा, बड़ा ही इजी अप्रोच रहेगा और आसान तरीके से आपके माइंड में इंप्रेस करने की कोशिश रहेगी। चलिए, कहता है बैबल कोई होंगे व्यक्ति, बैबल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि बैबल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। कहता है कि बैबल नाम की जो व्यक्ति है ना, ये सबसे पुराने सदस्य हैं इन आवर ब्लैक आइस क्लब। हमारे ब्लैक आइस क्लब का सबसे पुराने मेंबर हैं, ठीक ना। ठीक है, मैं मानता हूं पुराने मेंबर हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये ओल्डेस्ट आपका क्या है जी? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक ना। पुअरेस्ट, रिचेस्ट, टॉलेस्ट, समझ रहे ना, ये सब के सब आपका क्या है जी? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल THE का प्रयोग होता है। जब डेफिनेट आर्टिकल THE का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो ये यहां पर ये क्या कर रहा है? ये तो नहीं आना चाहिए ना। यानी कि यहां पर एक पल के लिए चलिए मान भी लो कि इनडेफिनेट आर्टिकल A या N आएगा, ये भी मैं मान लेता हूं, लेकिन ये ओल्डेस्ट है, तो ये तो आपका हो गया वाउल साउंड हो गया। ओल्डेस्ट में वाउल साउंड हो गया, तो वाउल साउंड के लिए आर्टिकल हमारा N आता है, तो ये यहां पर A क्या कर रहा है? ए वैसे भी रॉन्ग है, क्योंकि है सुपरलेटिव डिग्री की बातें, तो यहां पर THE आर्टिकल होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए एरर यहीं पर है। तो ये देखते हैं कि ऑप्शन में कहां ओल्डेस्ट है, जहां पर होगा ऑप्शन में वहीं आपका एरर होगा। इन आर में नहीं है, ब्लैक आइस क्लब इसमें भी नहीं है, बैबल इज इसमें भी नहीं है, ओल्डेस्ट मेंबर लिखा है, यहीं पर एरर है, क्योंकि होना चाहिए था यहां पर द ओल्डेस्ट, लिखा है ओल्डेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज डी हैज एन एरर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और ये क्वेश्चन पूछा कहां है देखिएगा, 8वें महीने की 2 तारीख को 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, और ये फर्स्ट शिफ्ट किसका है? CHSL SSC CHSL का है जी। कहां पर पूछा है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा प्लीज। देखिए कहता है ही फाइनली रिकॉल का मतलब होता है याद करना, यानी उसने अंततः याद कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस में याद कर लिया। दैट का मतलब होता है कि, रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये बात की। द थीव्स यानी कि चोर लोग, हैव लीव, चोर निकल चुके हैं, ऐसा बताना चाहता है। कहां से? फ्रॉम द फ्रंट डोर, यानी कि सामने के दरवाजे से निकल चुके हैं, ठीक है, सामने के दरवाजे से निकल चुके हैं, ये बात सही है। लेकिन एक बात बताइए, हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है ना। यहां पर हैव है और हैव के बाद लिव ही लिख दिया है, जो कि लिव अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
हमें लिखना चाहिए था लीव का सेकंड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट लिखना चाहिए था, लेकिन है ये लीव ही रह गया, यानी कि इसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया। यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है यानी कि हैव है, और हैव हैज हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, लेफ्ट दिया है लीव, यानी कि एरर यहीं पर है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर वो कहां है जहां पर लीव केवल है। यहां पर देखिए, हाँ यहीं पर है, द थीव्स हैव लीव होना चाहिए था लेफ्ट, लेकिन दिया है लीव जो कि एरर यहीं पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कहां पूछा ये सवाल? 8वें महीने की दूसरी तारीख को 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा है, और ये भी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ये देखिएगा। देखिए, ही लिव्स, वह रहता है, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ रहता है। कहां रहता है? इन 45 चर्च स्ट्रीट, यानी कि चर्च स्ट्रीट के ये जो 45 नंबर जो चर्च स्ट्रीट है, यानी कि जो चर्च वाली जो 45 नंबर की गली है ना, उस गली में अपने फैमिली के साथ रहता है। ठीक है, यहां पर स्ट्रीट को स्पेसिफाई कर दिया है, यानी स्ट्रीट को ये तय कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया है कि जिस स्ट्रीट में रहता है उस स्ट्रीट का क्या नाम है जी? 45 नाम है। यानी जब भी हम लोग स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे, स्पेसिफिक स्ट्रीट की बात करेंगे, स्पेसिफिक प्लेस में रोड की बात करेंगे, यानी किसी खास जगह की जब भी बात करेंगे, पार्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, वहां पर प्रेपोजिशन एट लगता है। इसलिए यहां पर 45 मात्र हो जाने की वजह से यहां पर प्रेपोजिशन एट लगेगा, जो कि दिया है इन, होना चाहिए था एट, इसलिए एरर यहीं पर है। एरर यहीं पर है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कहां है। इन 45 चर्च स्ट्रीट, एरर यहीं पर होना चाहिए। विथ हिज फैमिली, ये ठीक है। लिप्स, ये भी ठीक है। ही, ये भी ठीक है। यानी एरर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में होना चाहिए था एट 45 चर्च स्ट्रीट, मगर दिया है इन 45 चर्च स्ट्रीट, जो कि सही नहीं है। एरर यहीं पर है। 45 का मतलब यह है, ये खास गली की बात कर दिया, ये स्पेसिफिक प्लेस की बात कर दिया। जब भी पार्टिकुलर प्लेस की बात किया जाएगा, वहां पर प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाएगा। दिया है इन, इसलिए एरर यहीं पर है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो चले गया आगे क्वेश्चन पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सब के सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जी। ये फोर्थ शिफ्ट में पूछा है, जो कि 8वें महीने की दूसरी तारीख को 2023 में पूछा है, और ये सीएचएसएल का सवाल है जी। किसका सवाल है? सीएचएसएल का। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं जी। चलिए, कहता है ही सैंग, सैंग मतलब गाया, सिंग सैंग सॉन्ग, यानी सिंपल पास्ट टेंस में गाया। कैसे गाया? ब्यूटीफुली, यानी कि बड़ी ही सुंदरता से गाया। बट लेकिन द जजेस वर अनइम्प्रेस एट द एंड। द जजेस वर अनइम्प्रेस, इम्प्रेस तो वर्ब है ना, और वॉज वर्ब के बाद वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगा अगर बातें हैं एक्टिव की तो, लेकिन वॉज वर्ब के साथ वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा जब बातें होंगी किसकी? पैसिव की। ये जो है ना तो एक्टिव की बातें हैं, ना ही पैसिव की बातें हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग की बातें हैं। यानी कि उसने गाना तो बहुत ही अच्छे से गाया, मगर हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? जजेस थे नाखुश थे, और नाखुश के लिए हमारे पास शब्द होता है इम्प्रेस्ड, अनइम्प्रेस्ड। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? अनइम्प्रेस्ड, यानी कोई प्रभाव ही नहीं जमा, कोई प्रभाव ही नहीं जमा। अनइम्प्रेस्ड का मतलब कोई प्रभाव ही नहीं जमा उन पे, यानी अप्रभावित रह गए जजेस एट द एंड, यानी कि अंत में। अंत में सभी लोग प्रभावित ही नहीं रहे, यानी कि अप्रभावित रहे, यानी कि नाखुश रहे। तो यहां पर SED लगना चाहिए, डबल SED, यानी कि होना चाहिए था इम्प्रेस्ड, ऐसे होना चाहिए था, मगर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया है, जो कि सरासर गलत है। और वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगा जी। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और ये जो अनइम्प्रेस्ड है ये अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल है,
पास्ट पार्टिसिपल है और इसका मतलब होता है, क्या होता है जी, उदास या फिर अप्रभावित, ठीक ना, अप्रभावित, अप्रभावित, ठीक ना। मगर यहां पर दिया है अनइम्प्रेस, जो कि आंसर यहीं पर होगा, एरर यहीं पर होगा। तो देखते हैं कि ये अनइम्प्रेस कहां पर है, अनइम्प्रेस ऑप्शन बी में, इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था अनइम्प्रेस्ड, दिया है अनइम्प्रेस, जो कि सही नहीं है, इसलिए आंसर आपका एरर है, जो एरर है वो ऑप्शन बी में ही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा जी। और ये कहां पूछा है, 8वें महीने की 2 तारीख को 2023 में चौथे शिफ्ट में पूछा है, और ये एसएससी CHSL का सवाल है जी। बात समझ रहे कि नहीं, आगे चले गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं जी। यहां देखिएगा, कहता है आइडेंटिफाई एरर, आइडेंटिफाई द एरर, यानी एरर को पहचाने इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन के यूज में एरर को पहचाने इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि दिए हुए सेंटेंस में, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। कहता है कि एरर को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। एरर कहां पे है जी, देखिए एरर आपका कहां पर है, राधिका इज नॉट कैपेबल ऑन पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। राधिका इज नॉट कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है योग्य, राधिका योग्य नहीं थी, योग्य नहीं है, इज नॉट ना, यानी कि वर्तमान में योग्य नहीं है, प्रेजेंट में योग्य नहीं है। ऑन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना, शामिल होना, यानी शामिल होने में योग्य नहीं है राधिका। कहां पे है, इन अ नेशनल लेवल कंपटीशन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका प्रतियोगिता है उसमें हिस्सा लेने में योग्य नहीं है। ठीक है, योग्य नहीं है, लेकिन कैपेबल के साथ प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ आता है, कैपेबल ऑफ आता है, ऑन यहां पर गलत है, इसलिए होना चाहिए था ऑफ, क्योंकि कैपेबल हमेशा अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। जैसे कि आप क्रिकेट में सक्षम है, योग्य है, यू आर कैपेबल ऑफ, यू आर कैपेबल ऑफ क्रिकेट। मैं टीचिंग में सक्षम हूं, आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग यू। समझ गया, कैपेबल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा ही ऑफ आता है, ये बातें ध्यान रहे। लेकिन ऑप्शन में कहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सही हमारा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए। क्यों बी होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेपोजिशन ऑफ ही हमारा सही आएगा। लेकिन पूछा है आइडेंटिफाई द एरर इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि एरर पहचानने की बात कहा है, एरर पहचानने की बात कहा है, तो एरर आपका किसमें है, एरर आपके सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहां पर सी में एरर है, ऑन नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ऑफ होना चाहिए था, जो कि सरासर गलत है, इसलिए सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। आइडेंटिफाई द एरर, यानी कि गलती को पहचाने, इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन का यूज में पहचाने, इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि दिए हुए सेंटेंस में, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन को चुने। समझ गए, तो आगे बढ़ जाए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे यकीन हो गया है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, तो बताइएगा ये क्वेश्चंस कैसे सही है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप इस बात का ध्यान रखें, इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस बाद में देखिएगा, पहले क्वेश्चंस देकर खुद आंसर करने की कोशिश करें, उसमें अगर डिफिकल्टीज आती है तब सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। यानी कि सॉल्यूशन देखें, मगर सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन होने से पहले आप अपना सॉल्यूशन तैयार रखें, उसके बाद इसको रिकैप करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बात समझ गए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। चलिए, कहता है द सन, सूर्य, रिवॉल्व्स यानी कि घूर्णन करता है, अराउंड यानी कि चारों तरफ, किसके चारों तरफ, अर्थ यानी अर्थ के चारों तरफ, यानी कि जो सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक्चुअली में ये बातें सही नहीं है,
पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। मगर कोई बात नहीं, सेंटेंस के अनुसार ही देखते हैं। सेंटेंस में लिखा है सन, ये सन आपका सेलेस्टियल बॉडी है, और सेलेस्टियल बॉडी से पहले द लगता है, तो सन के पहले द लगाया है। लेकिन अर्थ भी आपका सेलेस्टियल बॉडी है, जिसके पहले द लगना चाहिए था, द लगना चाहिए था, मगर लगाया है आर्टिकल ए लगाया है, जो कि गलत है। यानी द अर्थ होना चाहिए, द सन होना चाहिए, द मून होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए एरर, यहां पर ए लिखा है, होना चाहिए था द, मगर दिया आर्टिकल ए, यानी कि एरर आपका ऑप्शन सी में ही है। इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑप्शन सी हैज एन एरर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या? I hope and I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question as well. चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। यहां देखिएगा, When Mayank came, जब मयंक आया, I shall go, मैं जाऊंगा, with him, उसके साथ, to the circus, यानी कि सर्कस में जाऊंगा। ये सवाल देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल फर्स्ट का सवाल है। यानी ऐसा काम होता है तो मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम यदि होता है तभी ऐसा काम करूंगा, यदि वर्षा होगी तो मैं नहाऊंगा, इफ इट रेन्स आई विल टेक अ बाथ, या फिर आई शैल टेक अ बाथ। यदि आप आते हैं तब मैं जाऊंगा, इफ यू कम हियर आई विल गो फ्रॉम हियर, या फिर आई शैल गो फ्रॉम हियर। यदि आप पढ़ते हैं तो एग्जाम पास कर जाएंगे, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यानी कि एक तरफ सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो रिजल्ट उसका होना चाहिए सिंपल फ्यूचर में। यहां पर सिंपल फ्यूचर तो सही है, मगर यहां पर सिंपल प्रेजेंट नहीं है, जो कि गलत यहीं पे है। मयंक के अनुसार होना चाहिए था कम्स, क्या होना चाहिए था? कम्स। यानी यदि मयंक आता है, इफ मयंक कम्स, आई शैल होने ना, आई शैल होना चाहिए ना, आई शैल गो विद हिम, यानी कि मैं उसके साथ जाऊंगा, टू द सर्कस, यानी कि सर्कस में जाऊंगा। यहां पर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, दिया सिंपल पास्ट, जो कि रॉन्ग है, इसलिए एरर आपका के में ही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, या फिर ऑप्शन सी है, या फिर द लास्ट वन इज ऑप्शन डी। क्या वो डी है, जहां पर केम लिखा है, होना चाहिए था कम्स, यानी कि इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में, हाँ ऑप्शन बी में है। वेन मयंक केम नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था कम्स। यानी यदि मयंक आता है तो आई विल गो विद हिम टू द सर्कस, यानी कि मैं सर्कस में जाऊंगा। यहां पर होना चाहिए था कम्स। ये कंडीशनल फर्स्ट का सवाल है जी। यदि आप शादी करते हैं तो आप टेंशन मुक्त हो जाइएगा, यानी इफ यू गेट मैरिड, इफ यू गेट मैरिड यू विल बी आउट ऑफ योर वरीज, यानी कि आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे यदि आप शादी कर लेते हैं तो। यानी एक शर्त वर्तमान में पूरा होता है तभी दूसरा शर्त फ्यूचर में पूरा होगा। वर्तमान में ये तो पूरा किया ही नहीं है, तो पास्ट में पूरा कर दिया है, जो कि गलत है। यानी कि मयंक आता है तो मैं उसके साथ सर्कस जाऊंगा, तो मयंक आता है बराबर इफ मयंक कम्स, या फिर वेन मयंक कम्स, वेन के साथ भी बनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन बी हैज एन error. B has an error according to this question. I hope and I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question as well. चलिए आगे सवाल पर चलते हैं जी। और ये सब के सब प्रश्न देख रहे हैं 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया, सब के सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझ गए ना? तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। इसी प्रकार से जुड़े रहे, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी होते जाएंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन पे। इन कोर्स बाय टाइम एक फ्रेज होता है, इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ।
समय के साथ साथ, ये आपका फ्रेज होता है इन द कोर्स ऑफ फ्रेज होता है, इन द कोर्स ऑफ टाइम फ्रेज होता है, लेकिन यहां पर लिखा है इन कोर्स बाय टाइम, और इन कोर्स बाय टाइम नाम का कोई फ्रेज नहीं होता है, यहां पर होना चाहिए था ऑफ, यानी कि इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ ही वॉज वाइज इनफ, वो ज्यादा ही, वो काफी ही बुद्धिमान था, टू रियलाइज, अनुभव करने में, क्या अनुभव करने में, द मिस्टेक्स, यानी गलतियों को अनुभव करने में। और वो गलती कहां की है, ऑफ हिज पास्ट लाइफ, यानी कि उसके बीते जीवन की गलती है, यानी उसके बीते जीवन की गलतियों को रियलाइज करने में वो काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में क्या था, बुद्धिमान था। कब, समय के साथ साथ। तो समय के साथ साथ तो था, मान लिया, मगर ये इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता है, इन द कोर्स ऑफ टाइम होता है, या फिर इन कोर्स ऑफ टाइम होता है। इसलिए एरर आपका प्रीपोजिशन का है, होना चाहिए था ऑफ, मगर दिया है बाय, जो कि गलत है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया है बाय, जहां पर बाय होगा वहीं पर एरर होगा। इन कोर्स बाय टाइम यहीं पर दे दिया है, यानी एरर आपका ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन ए हैज एन एरर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। होना चाहिए था ऑफ, दिया है बाय, जो कि गलत है, तो एरर आपका ए में ही है जी। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यहां देखिए, कहता है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन, वर्जन का मतलब होता है फॉर्म, फॉर्म यानी कि रूप, रूप भी बोल सकता हूं, यानी कि सिलेक्ट करे, चूज करे। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, चुनना, यानी कि चुने, क्या चुने, ग्रामेटिकली जो करेक्ट हो, यानी कि ग्रामर के तरीके से जो बिल्कुल सही हो, और वो वर्जन होना चाहिए, सही रूप होना चाहिए, किसका, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि दिए हुए सेंटेंस का, यानी सही चूज करना है। कहता है आई लाइक माई पपीज, मैं अपने पपीज को पसंद करता हूं। पपीज को पसंद करने का मतलब है मैं अपने डॉगीज को पसंद करता हूं। कुत्ते के बच्चे को पपीज बोला जाता है, यानी कि मैं अपने पपीज को, यानी कुत्ते के बच्चे को पसंद करता हूं। और वो कुत्ते का बच्चा पहला कौन है, मैक, और 2 नंबर है मैट, यानी इस दोनों कुत्ते की बात हो रही है। बट लेकिन आई लाइक मैट बेस्ट, यानी कि मुझे मैट ज्यादा पसंद है। कहने का मतलब यह है कि मुझे मेरे कुत्ते ज्यादा पसंद है। मैक और मैट ये दोनों कुत्ते के नाम है, बच्चे हैं कुत्ते के, ये दोनों ज्यादा पसंद है मुझे, बट मैट मुझे ज्यादा पसंद है। ये दोनों कुत्ते मुझे पसंद है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पसंद की बात किया जाए तो मुझे मैट जो नाम का कुत्ता है वो ज्यादा पसंद है। तो जब बेस्ट आप लगाइएगा तो बेस्ट के बाद यहां पर आप बेस्ट से पहले द लगाइएगा। द क्यों लगाइएगा, क्योंकि बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द लगाइएगा, ठीक ना। अब ये तो बातें हैं, आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, आई लाइक माई पपीज, मैं अपने पपीज को पसंद करता हूं। मैक एंड मैट दोनों कुत्ते बच्चे का नाम है, बट आई लाइक मैट द बेस्ट। द बेस्ट तो आप लगा दिए, मगर बेस्ट लगने का मतलब ये है कि वो द बेस्ट आगे है क्या, वो आगे बतानी पड़ेगी, यानी कि वो नाउन हमें दिखाना पड़ेगा, और वो नाउन है ही नहीं तो डायरेक्ट आप एडवर्ब कैसे रख सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां पर एडवर्बियल फ्रेज कैसे रख सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है ये, एडजेक्टिव फ्रेज है, तो यहां पर द बेस्ट के बाद कोई नाउन आना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी तो आपका होगा ही नहीं। ऑप्शन सी कहता है आई लाइक माई पपीज, यानी कि मुझे अपनी पपीज पसंद है जिनका नाम है मैक और मैट, बट लेकिन आई लाइक मैट मच, आई लाइक मैट। अब ये दो पपीज की बात हो रही है, दो पपीज की तुलना कर रहा है, तो यहां पर मोर होता तो मैं मान भी लेता, मोर होता तो मैं मान भी लेता, क्योंकि दो पपीज में से एक को ज्यादा पसंद करती है, तो मैं यही नहीं बोलूंगा जी, बट आई लाइक मैट मोर, यानी कि मैं मैट को ज्यादा पसंद करती हूं तुलनात्मक तरीके से, क्योंकि पपीज यहां पर दो है और एक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो तुलना दिखा रहे हैं, यानी कंपैरिजन दिखा रहे हैं। तो कंपैरिजन जब दिखा रहे हैं तो मच हो या फिर मेनी हो, इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, यानी मोर यहां पे रहता तो सही माना जाता, मच है जो कि सरासर गलत होगा जी। आप देखिए आई लाइक माई पपीज, मुझे अपने पपीज पसंद है,
मैक एंड मैट, जिनका मैक और मैट नाम है। बट लेकिन आई लाइक मैट मोस्ट, यानी कि मुझे मैट बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैट बहुत ज्यादा पसंद है तो बहुत ज्यादा पसंद के लिए द मोस्ट नाम का फ्रेज आता है। द मोस्ट नाम का फ्रेज आता है जी। द मोस्ट नाम का फ्रेज आता है। द मोस्ट नाम का जब फ्रेज आता है तो मोस्ट से पहले द क्यों नहीं है? द नहीं है, इसलिए एरर आपका ये भी होगा जी। नहीं है तो एरर ये भी, हाँ द मोस्ट रहता तो सही माना जाता, नहीं है तो एरर यहीं पर, यानी कि ये भी गलत है ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन ए कहता है आई लाइक माई पपीज मैक एंड मैट, यानी मुझे अपने पपीज पसंद है जिनका नाम है मैक एंड मैट। बट लेकिन आई लाइक मैट बेटर, यानी कि अब ये बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, जो कि कंपैरिजन दिखा रहा है, तुलना दिखा रहा है, क्योंकि दो कुत्ते की बात है जिसमें एक को ज्यादा मानते हैं, यानी कि तुलनात्मक रूप से ज्यादा मानते हैं, इसलिए बेटर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि तुलनात्मक तौर से कंपैरेटिव डिग्री है, जो कि सही है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट, जो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन है वो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। I hope and I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question as well. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। और ये भी सवाल देखिएगा, 8वें महीने की 3 तारीख को पूछा गया है 2023 के चौथे शिफ्ट में, और ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यहां देखिए कहता है द कंपनी वॉज स्यूड, स्यू का मतलब होता है मुकदमा करना। मुकदमा करना या फिर केस करना, दोनों की बातें हैं। जब कोर्ट में केस करता है तो उसी को बोलता है शू। द कंपनी वॉज शू, यानी कि कंपनी को पास्ट टेंस के पैसे में शू किया गया, यानी मुकदमा चलाया गया। किसके लिए? फॉर ब्रिच, ब्रिच का मतलब होता है उल्लंघन, यानी उल्लंघन के लिए। किसका उल्लंघन के लिए? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी ठेका लिया गया था उसके उल्लंघन के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट एक आपका समझौता हुआ था, उस समझौते की अवहेलना या फिर उस समझौते की मैं बोल सकता हूं कि उल्लंघन के लिए कंपनी पर क्या किया गया? मुकदमा किया गया। बट लेकिन इट स्टिल डिनाइड, लेकिन इट किसके लिए है? ये कंपनी के लिए है, यानी इस कंपनी ने फिर भी डिनाई कर दिया। ये पास्ट टेंस में जब मुकदमा किया है तो पास्ट ही टेंस में डिनाई किया होगा, यानी कि यहां पर होना चाहिए था डिनाइड, यानी DENIED होना चाहिए था, मगर ये सिंपल प्रेजेंट दे दिया। एक सेंटेंस तो सिंपल पास्ट में पाला और दूसरा सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में दे दिया, जो कि सही नहीं है। एक अगर पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी आपका पास्ट में होना चाहिए, इसलिए इट स्टिल डिनाइड होना चाहिए, डिनाइड होना चाहिए। एनी रॉन्ग डूइंग्स, एनी रॉन्ग डूइंग्स, समझ गए? एनी रॉन्ग डूइंग तो ठीक है, स्टिल के बाद डिनाइड होना चाहिए। अगर डिनाइड नहीं भी रहता है तो इट चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डिनाई यहां पर क्या करा? डिनाइज होना चाहिए था, ठीक है। अगर प्रेजेंट रखता भी हूं तो डिनाइज होना चाहिए था, लेकिन दिया है डिनाइड, जो कि बिल्कुल गलत है। होना चाहिए डिनाइड, यानी कि कंपनी पर मुकदमा किया गया उल्लंघन के लिए। उल्लंघन किसका है? कॉन्ट्रैक्ट का, यानी समझौते का। मगर यह जो कंपनी है आज भी इनकार की है, स्टिल इनकार किया, फिर भी इनकार किए एनी रॉन्ग डूइंग, यानी किसी भी गलत कर्तृत्व को क्या किए? इनकार किए। अब जहां पर डिनाई है वहीं पर एरर होगा, क्योंकि डिनाई नहीं होना चाहिए था डिनाइड। सिंपल पास्ट टेंस में क्या किया? इनकार कर दिया। तो जब डिनाइड होना चाहिए तो यहां पर डिनाई क्या कर रहा है? एनी रॉन्ग डूइंग तो ठीक है, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी ठीक है, द कंपनी वॉज शूड ये भी ठीक है। तो एरर आपका कहां है जी? ऑप्शन नंबर डी हैज एन एरर, ऑप्शन डी हैज एन एरर, ऑप्शन नंबर डी में ही एरर है। होना चाहिए था डिनाइड, दिया है डिनाई, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है जी। तो एरर कहां है जी? ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बहुत इजी है, देखिएगा। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी इज अ बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप लोग सुने होंगे, क्योंकि बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा ही डिफिनिट आर्टिकल द लेता है।
तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, होना चाहिए था द ना, तो ए में यहाँ पर एरर है, यानी ए नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था द। तो देखते हैं कि ऑफ बेस्ट कहाँ है, ऑफ बेस्ट यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में ही एरर है, ऑप्शन नंबर सी में ही एरर है। और ये कहाँ पूछा गया है, 2023 के 4 अगस्त को पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, सीजीएल में, और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। बात समझ गए? तो चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है द करेंट स्टेट, यानी कि जो वर्तमान के जो हालात है, अभी के जो हालात हैं, तत्काल के जो हालात हैं, ऑफ द लिटरेचर, यानी कि साहित्य की जो वर्तमान हालात है, ऑन द एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, ठीक ना। तो जो ये एफिकेसी को लेकर है, और ये एफिकेसी किसका है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, यानी कि जो आपका, सुनिए, जो आपका जानने योग्य व्यवहारात्मक जो थेरेपी है, उसका जो एफिकेसी है, उसका जो प्रभावशीलता है, उसके ऊपर करेंट जो स्थिति है फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि सही व्यक्तियों के लिए विथ जनरलाइज्ड एंजाइटी, यानी कि जनरलाइज का मतलब होता है सामान्य बनाया हुआ, यानी कि जो सामान्य एंजाइटी यानी कि जो चिंता है, ये जो सामान्य एंजाइटी है, चिंता है, डिसऑर्डर या फिर सजेस्ट, डिसऑर्डर या फिर सजेस्ट, ये क्या करता है जी, डिसऑर्डर करता है या फिर सजेस्ट करता है। आप देखिएगा एरर कहां यहां पर है, पहले सेंटेंस का मीनिंग समझिएगा। द करेंट स्टेट, यानी कि जो हालात है अभी के, ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर का, ऑन द एफिकेसी यानी कि प्रभावशीलता को लेकर, प्रभावशीलता किसका है जी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, ये जो आपका एफिकेसी प्रभावशीलता है, इसके ऊपर जो वर्तमान की हालात है सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य चिंता या फिर चिंता की जो सामान्य चिंता की जो अव्यवस्था बनी हुई है, उस सामान्य चिंता की अव्यवस्था के साथ ही ये सजेस्ट करता है, ये जो करंट स्टेट है ना, ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, इट इज अ प्रोमाइजिंग ट्रीटमेंट, प्रोमाइजिंग ट्रीटमेंट, यानी कि यह एक प्रोमाइजिंग ट्रीटमेंट है, यह एक भरोसेमंद की इलाज है। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन ऑन द एफिकेसी, एफिकेसी प्रभावशीलता, प्रभावशीलता किसका है जी, प्रभावशीलता कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का है। जब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का है, तो ये अंडर क्या कर रहे हैं, यहां पर अंडर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था ऑफ ना, यानी कि ऑन द एफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होना चाहिए था। यानी कि ये जो एफिकेसी है, ये एफिकेसी किसकी है, कॉग्निटिव, यानी कि पहचानने योग्य जो व्यवहारात्मक जो थेरेपी है, उसकी जो प्रभावशीलता है, इसके ऊपर ये जो लिटरेचर की जो वर्तमान हालत है वो बताता है, सजेस्ट करता है कि ये जो है, यानी कि ये जो आपकी करंट हालत है अप्रोमाइजिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि एक भरोसेमंदी वाली ट्रीटमेंट है जी। सेंटेंस का मीनिंग तो ये है, मगर एरर था यहां पर ऑफ को लेकर, क्योंकि होना चाहिए था ऑफ, दिया है अंडर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आइए देखते हैं एरर कहां है जी। अंडर कहां दिख रहा है, अंडर क्या इसमें है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में, हाँ सी में है, यहां दिया है अंडर, जो कि होना चाहिए था ऑफ, दिया है अंडर, यानी कि एफिकेसी जो है किसका है, किसका है जी, पहचानने योग्य जो व्यवहारात्मक जो थेरेपी है उसका ये प्रभावशीलता होना चाहिए था, ठीक ना, दिया अंडर, होना चाहिए था ऑफ, इसलिए करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही आपका एरर है जी, ऑप्शन सी में ही आपका एरर है जी। I hope this question is also clear to you and expect the same thing that the question is also clear to you. So let's move on to the next question as well right now. चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। और ये सवाल कहाँ पूछा है, CHSL के 8वें महीने के 4 तारीख को 2023 के 3rd शिफ्ट में पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग है तो क्वेश्चन लॉन्ग देखकर घबरा नहीं जाना है, एरर बड़ा ही मासूम रहता है, छोटी से रहता है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, तब एरर बहुत जल्दी पहचान में खुद ही आ जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन लॉन्ग देखकर घबराने जाना है, ये नहीं देखना है कि इतना लॉन्ग है तो कहाँ एरर पकड़े कहाँ एरर पकड़े, नहीं सोचना है। क्वेश्चंस को पढ़ते जाइएगा, खुद ही एरर पकड़ में आपको आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिच, द रिच का मतलब क्या होता है? अमीर लोग। द रिच का मतलब अमीर लोग, रिच मतलब अमीर, द रिच मतलब अमीर लोग, पुअर मतलब गरीब, द पुअर यानी कि गरीब लोग। द रिच शुड यानी कि गरीबों, आई एम सॉरी, द रिच शुड यानी कि अमीरों को क्या करना चाहिए भाई? हेल्प करना चाहिए गरीबों की, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो द पुअर होगा ना, द पुअर यहां पर होना चाहिए था ना। जब एडजेक्टिव में द जोड़ देते हैं तो बन जाता है प्लूरल नाउन, बन जाता है प्लूरल नाउन बन जाता है। इसीलिए अमीर लोग, रिच का मतलब अमीर, द रिच यानी कि अमीर लोगों को हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। किनको? गरीब लोगों को। तो गरीब के लिए पुअर, गरीब लोगों के लिए द पुअर होना चाहिए था, ठीक ना। यहां पर द पुअर लिखा ही नहीं है, तो एरर कहां पे है जी? एरर आपका पुअर में ही है, क्योंकि होना चाहिए था द पुअर, यहां पर दिया है केवल पुअर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हैज एन error, C has an error according to this question. Because poor should not be alone on this sentence. Poor should not be alone in this sentence. Poor should be with different article the that shows plural noun according to the grammar rule. So according to this question, poor should not be at the place of poor. The poor should be at the place of poor. Okay, that is why the poor should be over here. Actually the poor is not over here, that is why only poor should be put over here is not a correct answer. समझ गए? यानी केवल पुअर पुट करना सही आंसर नहीं है, यानी कि द पुअर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है। होना चाहिए तो द पुअर, दिया है केवल पुअर, इसलिए एरर यहीं पे है जी। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question right now. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यहां देखिएगा, यहां देखिए क्या कहता है। He was that angry, वो इतना एंग्री था, that he slammed the book. स्लैम का मतलब होता है पटकना, यानी वो पटक दिया किसको? किताब को। कहां पर? ऑन द टेबल, यानी टेबल पर पटक दिया, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस से पटक दिया, ठीक है, वो भी बात सही है। वो इतना एंगर था, यानी कि ही वाज सो एंग्री। ये दैट एंग्री क्या होता है? दैट का मतलब तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए रिलेटिव आपका नाउन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो नाउन लगाइएगा ना जी। ही वाज दैट मैन, ही वाज दैट बॉय, ये वो लड़का है। ही वाज दैट, शी वाज दैट गर्ल, ये वो लड़की है। शी वाज दैट वुमन, ये वो महिला है। ये दैट के बाद एंग्री लगा दिए, सरासर गलत है, ये कॉम्बिनेशन ही चलता। वो इतना ज्यादा उदास है कि वह हंस नहीं सकता। He was, he is so angry, he is so sad, he cannot take a laughter, यानी कि वो हंस ही नहीं सकता, इतना ज्यादा उदास है। यानी कि वो इतना ज्यादा गुस्सा है कि किताब को पटक दिया, कहां पे? टेबल पे। तो इतना ज्यादा गुस्सा है, तो यहां पर आपका एडवर्ब आपका आना चाहिए, एडवर्ब डिटरमिनर, जो एडवर्ब यहां पर क्या आना चाहिए? सो आना चाहिए। यानी कि ही वाज सो एंग्री, वो इतना गुस्सा था, दैट की ये बात की, ही कुड यहां पर कैन आना चाहिए था सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां पर आना चाहिए था ही कैन स्लैम बुक, तब ऑन द टेबल आना चाहिए था। और पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोचकर यहां पर दिया स्लैम्ड, सेंटेंस का फॉर्मेशन बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एरर हमारा पकड़ा गया है। दैट नहीं होना चाहिए, सो होना चाहिए। जैसे कि वो इतना मोटा है कि कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। He is so fat that he cannot enter the room. समझ गए? so fat यानी कि वो इतना ज्यादा मोटा है, वो इतना ज्यादा लंबा है कि क्लास में प्रवेश नहीं कर सकता। He is so tall that he cannot enter the room or classroom. यानी वो इतना ज्यादा लंबा है कि क्लास में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? वह इतना ज्यादा एंग्री था कि ही कुड बोलिए या फिर ही स्लैम्ड, उसने पटक दिया किताब को, कहां पे? टेबल पे। तो होना चाहिए था यहां पर सो, नहीं दिया सो, इसलिए दैट के बाद ही, आई एम सॉरी, दैट के स्थान पर ही
एरर होगा, यानी दैट कहां है जी, यहां पर दैट है। ये दैट तो सही है, ये वाला दैट तो होगा ही होगा क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये जो दैट वाला जो एंग्री है यहां पर होना चाहिए था, सो होना चाहिए था, लेकिन लगाया दैट, इसलिए एरर आपका बी में ही है, एरर आपका बी में ही है, इसलिए सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन so would be at the place of that, but actually in the sentence that is not correctly put over here, यानी कि that को यहां पर सही से पुट नहीं किया गया है, so option should be option number B, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑप्शन बी हैज एन एरर, ठीक ना, यानी कि बी में एरर है, तो आपका सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि होना चाहिए था सो, दिया है दैट। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question right now. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी, चले क्या, चलिए, और ये भी सवाल देख लीजिएगा, आपके 8वें महीने के 7वें तारीख को पूछा गया है 2023 में, फर्स्ट शिफ्ट में, और ये CHS में पूछा गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है, कहता है आफ्टर वर्किंग सो मच, सो मच का मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा काम करने के बाद, इन द फील्ड यानी कि मैदान में, यस्टरडे यानी कि बीते हुए काल की बात है, डिड यू टुक अ ब्रेक, क्या आपने ब्रेक लिया, क्या आपने आराम लिया, ब्रेक का मतलब आराम, क्या आपने विराम लिया, तो ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बताइए, डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो यहां पर ये बताइए, यहां पर वर्ब क्या होगा जी, फर्स्ट फॉर्म में, ये जब डिड लग गया है, ये टुक क्यों लगाया है, डिड के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना, ये टुक टेक का सेकंड फॉर्म है, होना चाहिए था टेक, लिख दिया टुक, आप सभी लोग जानते हैं ना, डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, तो इसलिए यहां पर टेक होना चाहिए था, होना चाहिए था टेक, लिख दिया टुक, जो कि एरर है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में टुक लिखा है, जहां पर टुक होगा एरर वही होगा, डिड यू टुक, हाँ यहीं पर टुक लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यही आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही आपका एरर है, होना चाहिए था टेक, क्योंकि डिड पहले आ चुका है, और डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए डिड यहां पर आ गया है, तो टेक होना चाहिए था, लिखा है टुक, जो कि सही नहीं है, इसलिए करेक्ट एरर जो है ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन ए हैज एन एरर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ग्रामेटिकली। चले क्या, आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं जी, और ये भी आपका देखिएगा 2023 में पूछा गया है, 7वें तारीख को अगस्त में पूछा गया है, CHS का सवाल है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिएगा यहां पर क्या कहता है, डू यू वांट टू विजिट अ जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, डू यू वांट टू विजिट, क्या आप विजिट करना चाहते हैं जू को, व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, जब भी पार्टिकुलर प्लेस की बात किया जाता है तो वहां पर आता है क्या जी, प्रेपोजिशन एट आता है, टाइम के साथ जगह के साथ भी, लेकिन यहां पर जब खास जगह की बात कर दिया है, जू की बात कर दिया है, तो जिस जू को आप जाइएगा विजिट के साथ प्रेपोजिशन तो एट आएगा नहीं, टू आएगा नहीं, तब हम क्या करेंगे, ए एंड द का यहां पर खेल खेला जाएगा, यानी यहां पर जू जो है हमें मालूम है किस जू की बात कर रहे हैं, यानी कि अहमदाबाद की जू की बात कर रहा है, यानी मुझे मालूम है कि मैं कहीं की जू की बात नहीं कर रहा, कहीं के चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहा, मैं अहमदाबाद के चिड़ियाघर की बात कर रहा हूं, यानी कि ये बात डिफरेंट है कि जो चिड़ियाघर है वह कहां की है भाई, अहमदाबाद की, यानी कि जू जब यानी कि चिड़ियाघर आपका डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट आर्टिकल द आना चाहिए ना, यहां पर डिफरेंट आर्टिकल द यहां पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जी, आना चाहिए, क्योंकि ये जो चिड़ियाघर है तय हो गया है, ये चिड़ियाघर भारत के किसी कोने का नहीं है, बल्कि भारत के
अहमदाबाद का है, यानी डिफरेंट जगह का है, तो डिफरेंट जगह का है तो चिड़ियाघर भी डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट हो गया तो एक स्थान पर आर्टिकल THE डिफरेंट आर्टिकल आना चाहिए, जो कि नहीं लगाया है, इसलिए एरर वही होगा। अब देखते हैं कि कहां पर अजू है, यहां पर अजू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में ही आपका एरर है, होना चाहिए था द जू, लिखा है अजू, जो कि बिल्कुल ही गलत है जी। इस सेंटेंस का मीनिंग है डू यू वांट टू विजिट द जू, क्या आप चिड़ियाघर घूमना चाहते हैं? When you go to अहमदाबाद, जब आप अहमदाबाद जाना चाहते हैं। बात समझ गए, ये इसका मीनिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका सीएचएस में पूछा गया जी, 8वें महीने के 7वें तारीख को 2023 में 3rd शिफ्ट में, और ये सीएचएस का सवाल है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। चलिए यहां देखिएगा, यहां पर एक अच्छी बातें हैं। सिंसियर, SINCER, सिंसियर स्टूडेंट्स यानी कि ईमानदारी स्टूडेंट्स, लाइक यू एंड ही should study regular to pass the exam। सुनिएगा, कहता है सिंसियर स्टूडेंट्स यानी कि ईमानदार स्टूडेंट्स, लाइक यू एंड ही की तरह, यू एंड हिम की तरह होना चाहिए ना। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, लाइक यू, जैसे कि आप और वह, शुड स्टडी करना चाहिए, रेगुलरली यानी कि समय पर, टू पास द एग्जाम यानी एग्जाम को पास करने के लिए, यानी एग्जाम को पास करने के लिए सिंसियर स्टूडेंट्स को, कौन सिंसियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंसियर स्टूडेंट्स है, इस सिंसियर स्टूडेंट्स का वर्ब है आपका शुड, यानी सिंसियर स्टूडेंट्स को स्टडी शुड यानी कि क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, रेगुलरली यानी कि नियमित समय पे, टू पास द एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। लेकिन ये जो सिंसियर स्टूडेंट्स है किसके जैसा है, लाइक यू एंड हिम, यहां पर होना चाहिए था लाइक यू एंड हिम। ये लाइक जो है आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होगा, वो जो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही रहेगा, ठीक ना, मगर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और ही तो आपका सब्जेक्टिव केस है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, लाइक हर होता है, लाइक हिम होता है, लाइक मी होता है, लाइक ही नहीं होता, लाइक आई नहीं होता, ठीक ना। लाइक को जब प्रेपोजिशन के तौर पर यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, लाइक हिम होना चाहिए था। अब देखिए लाइक यू एंड हिम यानी कि आपके और उसके जैसा, आपके और उसके जैसा और उसके समान, यानी कि आपके और उसके समान जो सिंसियर स्टूडेंट्स है ना, उनको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी कि पढ़ना चाहिए रेगुलरली यानी कि नियमित समय पे, टू पास द एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। यहां एरर जानते कहां है, एरर आपका है ही में, यानी होना चाहिए था हिम, दिया है ही। ये लाइक आपका है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, ये कहता है कि आपके और उसके जैसे, यानी आपके और उसके समान, यानी आप लोग, आप और वह तो कड़ी मेहनत करता ही करता है, यानी आपके और उसके समान जो भी ईमानदार स्टूडेंट्स हैं उनको कड़ी मेहनत करना चाहिए, स्टडी शुड स्टडी, कैसे, रेगुलरली, क्यों, टू पास द एग्जामिनेशन यानी एग्जाम को पास करने के लिए। तो एरर यहां पर ही होना चाहिए था या हिम होना चाहिए था, दिया ही, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट हमेशा, या फिर जो भी प्रोनाउन है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब देखते हैं कि ही कहां है, कहां है जी, हाँ ही यहां पर दिया है, इसलिए एरर आपका डी ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में होगा। बहुत जगह इसको ढूंढिएगा तो इसका एरर आपका देगा नो एरर, यानी कि नो एरर बताएगा जी। गूगल पर भी आप सर्च कीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर नो एरर शायद देगा, शायद, ठीक ना, मगर इसका सही आंसर आपका होगा क्या, डी होगा, क्योंकि लाइक के बाद हमेशा ही नहीं रहेगा, हिम रहेगा, ठीक ना, इसलिए एरर आपका ऑप्शन डी में है जी। और ये आपका CHSL के टीयर 2 में पूछा है 11वें महीने यानी कि नवंबर के 2 तारीख को 2023 में। समझ गए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है ये।
चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जी। चलिए, वाइल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? ज्योतिष विज्ञान। वो जो ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं ना, जो लोग साधु संत लोग आपके हाथ को रेखाओं देखकर, आपके हाथों की रेखाएं देखकर भविष्य तय करते हैं, वो जो अध्ययन कहलाता है ना, उसी को बोला जाता है ज्योतिष विद्या यानी एस्ट्रोलॉजी, ठीक ना। कहता है कि वाइल एस्ट्रोलॉजी, हालांकि एस्ट्रोलॉजी जो है हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी ज्योतिष विद्या जो है इसका एक पुराना लंबा सा इतिहास है, ठीक ना। हालांकि ज्योतिष विद्या का पुराना लंबा सा इतिहास है, ठीक ना। येट यहां पर होना चाहिए था, येट, ठीक ना, कोई बात नहीं, येट नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, कॉमा ही दिया है। फिर भी इट इज जनरली कंसीडर्ड, इट इज जनरली कंसीडर्ड, जनरली का मतलब सामान्यतः, कंसीडर्ड का मतलब माना जाता है, सूडो साइंस, PSEUDOSCIENC, सूडो साइंस। सूडो साइंस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। सूडो साइंस मुझे लगता है कि बताना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छा वर्ड है, PSEUDOSCIENC, सूडो साइंस। सूडो साइंस में बोलूंगा कि जो वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित ना हो, जो वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित ना हो, यानी कि जो धर्म की दृष्टि से प्रमाणित हो, जो आपके विचारधारा की दृष्टि से प्रमाणित हो, मगर जो वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित ना हो, ऐसे चीजों को बोला जाता है सूडो साइंस। यानी एक ऐसा विश्वास जो धार्मिक दृष्टि से सही है मगर वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, ठीक ना। तो ये समझा जाता है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समझा जाता है क्या? नहीं, एक सामाजिक, सुनिए, एक धार्मिक विश्वास, इसको मैं मान सकता हूं। यानी कि इट इज जनरली कंसीडर्ड, यानी इसको समझा जाता है क्या? एक धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास इसका मैं मीनिंग दे सकता हूं, और सभी लोग जानते हैं कि धार्मिक विश्वास आपका वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित नहीं होता है। तो धार्मिक विश्वास इसको समझा जाता है। और ये जो सूडो साइंस है आपका काउंटेबल नाउन है जी। क्या है? काउंटेबल नाउन है। धार्मिक विश्वास आपका काउंटेबल नाउन है। जब ये काउंटेबल नाउन है तो कंसीडर्ड और सूडो साइंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? और सूडो साइंस। यानी कि वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, हालांकि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या के पास एक लंबी इतिहास है, फिर भी इट इज कंसीडर्ड, फिर भी इसको समझा जाता है, धार्मिक विश्वास समझा जाता है, ना कि वैज्ञानिक विश्वास। और ये सूडो साइंस हमेशा ही इंडेफिनिट आर्टिकल ए लेता है, इसलिए ए आना चाहिए था, मगर एग्जामिनर ने ए छोड़ दिया था, इसलिए एरर कहां है जी? सूडो साइंस के पास ही है। ये कंसीडर्ड असूडो साइंस होना चाहिए था, मगर असूडो साइंस नहीं दिया है, तो सही एरर कहां है? ऑप्शन नंबर डी में ही आपका सही एरर है। ऑप्शन नंबर डी में ही आपका सही एरर है, क्योंकि होना चाहिए था इंडेफिनिट आर्टिकल अ होना चाहिए था, मगर दिया नहीं है, नहीं दिया, ओमिट कर दिया है, तो एरर यहीं पर है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी, because option D has an error and that is related to article indefinite article A and N. Okay, समझ गए? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question right now. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को कितने इजीली सॉल्व किया जा रहा है। ये क्वेश्चंस आप भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 से जुड़ना होगा, और इसी प्रकार से CHSL हो, CGL हो, इवन CPO हो, MTS हो, यानी कि जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जहां पर इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब कुछ इजीली यहां पर होगा जी। क्योंकि मैं केवल आंसर ही नहीं टिक कर रहा हूं और आंसर ही क्लिक नहीं कर रहा हूं, आंसर क्यों यही होगा ये भी मैं बता रहा हूं, यानी एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं, डिटेल में दे रहा हूं। डिटेल दे रहा हूं तो साथ ही साथ आप ग्रामर भी सीख रहे हैं, यानी कि आप 20 क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं, मगर इस 20 क्वेश्चन में मैं सैकड़ों रूल बता रहा हूं, ठीक ना। तो 20 क्वेश्चन पे नहीं जाना है, ये देखना है उस 20 क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने कितना रूल्स को सीखा।
ये सब कुछ आपके भी इजी होंगे, ये अप्रोच आपको भी इजी होंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के साथ, और आपको चैनल को लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, और बेल आइकन को भी हिट करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ, इसको नहीं, इसको अभी हम नहीं किया, हमने इसको नहीं किया, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए, आई हैव 3 सिस्टर्स, यानी मेरी 3 बहनें हैं जी। मीरा इज द एल्डर, एरर तो यहीं पर है जी, पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीरा इज द एल्डर, यानी कि मीरा बड़ी है, एंड करू, करू कोई नाम है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, करू इज द यंगेस्ट। अच्छा ठीक है, यंगेस्ट तो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, यंगेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है, जो कि सही है। और ये है आपका एल्डर, कंपैरेटिव डिग्री है जी। एल्डर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री हम कभी भी डिफिनिट आर्टिकल द नहीं लेता है। जब नहीं लेता है तो यहां पर द क्या कर रहा है, यानी कि द नहीं होना चाहिए था, यानी एरर यहीं पर है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कहां वो है जहां पर द एल्डर लिखा है। आपका कहां है जी? नो एरर तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर द एल्डर लगा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। करू इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले द आया, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सही है। आई हैव 3 सिस्टर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा, मीरा इज द एल्डर, एल्डर है, ये आपका कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव डिग्री से कभी पहले द नहीं लगता, इसलिए एरर आपका ऑप्शन नंबर डी में ही होगा। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर डी हियर, बिकॉज ऑप्शन डी हैज एन एरर, एंड दैट इज कंसिस्टेड ऑफ आर्टिकल टी एच ई एंड इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। ओके, यानी कि यहां पर एरर आपका है द का, जो कि होना नहीं चाहिए था द, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है जी। देखिए क्या कहता है, कहता है अ मैन, यानी कि एक व्यक्ति, हु हैज बीन एक्यूज्ड, जो कि अपराधी रहा है, किसका? फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी का अपराधी रहा है। कहां पे? इन एन अर्लियर जॉब, यानी कि अपने शुरुआती जॉब में, जो कि धोखाधड़ी का एक आदमी रहा है। ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है ना, ये जो मैन है ना, इस मैन का वर्ब दिया है कहां पर? देखिएगा, मैन का वर्ब कहां दिया है, सुनिए। ये जो मैन है ना, इस मैन का आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर हु है, यानी वह व्यक्ति जो हैज बीन अक्यूज, जो अपराधी रहा है, ऑफ फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी का। कहां पे? इन एन अर्लियर जॉब, यानी कि शुरुआती की नौकरी में धोखाधड़ी का क्या रहा है जी? अपराधी रहा है वो व्यक्ति। अब उस व्यक्ति के बारे में आपका यहां पर प्रोनाउन ही दिया है, यानी ये जो व्यक्ति है ना, ही विल नेवर बी वेलकम। अच्छा एक बताइए, सिंपल फ्यूचर को जब भी पैसिव में बनाया जाता है तो विल बी के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म आता है। ये ही विल नेवर बी वेलकम, यानी कि उसका स्वागत नहीं किया जाएगा, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? वेलकम्ड होना चाहिए था ना, होना चाहिए था वेलकम्ड, लिखा है केवल वेलकम, जो कि बिल्कुल ही गलत है, यानी कि एरर जो है आपका वेलकम में ही है, होना चाहिए था वेलकम्ड, ठीक ना। अब इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं, एरर तो पहचान गए, मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग क्या है इसका। अ मैन, यानी एक आदमी, हु हैज बीन एक्यूज्ड, जो कि अपराधी रहा है, ऑफ फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी का। कहां पे? इन एन अर्लियर जॉब, यानी कि शुरुआती की नौकरी में। ही विल नेवर बी वेलकम, उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी दूसरे संस्था में उसकी स्वागत नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा, मगर बी के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा, जो कि नहीं दिया है, एरर वेलकम में ही होगा। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में वेलकम दिया है विदाउट थर्ड फॉर्म। नो एरर तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर एरर है ही, इसलिए ये गलत है। वेलकम, हाँ वेलकम यहां पर है, जो कि होना चाहिए था वेलकम्ड, लेकिन दिया वेलकम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहीं पर एरर है, होना चाहिए था वेलकम्ड, दिया है वेलकम। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू इन द एंड, ठीक ना। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी, बस दैट्स ऑल, यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा
ये सेशन कैसा रहा। हमने जो भी 20 क्वेश्चंस लाए सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन थे। अब आपकी बारी है, आप अपना एनालिसिस करके बताइए, अपने फीडबैक दीजिएगा ये सेशन कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसे रहे, और आगे सेशंस चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, इस प्रकार से ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाया जाए कि नहीं लाया जाए। क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और आपका केवल लाइक मात्र से हमें पैसे नहीं मिलते हैं बल्कि मोटिवेशंस मिलते हैं, और ये मोटिवेशन से हमें प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज अपने अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर राय जरूर बताइएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर मीटिंग नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस नाइट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद।